हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जो कि है हमारा ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड्स को हम लोग छोटे छोटे वीडियोस के अंदर कवर करके कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम मेनली बात करेंगे ऑटोकॉइड्स का क्या क्लासिफिकेशन है और ऑटोकॉइड्स होते क्या हैं, और साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्टामिन और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि ऑटोकॉइड्स एक्चुअल में है क्या। ऑटोकॉइड्स एक प्रकार के लोकल हार्मोन्स ही हैं। ये एक्चुअल में हार्मोन्स नहीं है, लेकिन टाइप ऑफ लोकल हार्मोन्स हम इसको मान सकते हैं। जो अपने ऑटोकॉइड्स होते हैं वो जिस सेल से प्रोड्यूस होते हैं वहीं पे ये एक्ट करने के लिए बने होते हैं, या फिर जिस सेल से ये प्रोड्यूस हुए उसके आसपास के एरियाज में जो अदर सेल्स प्रेजेंट हैं उनमें एक्ट करते हैं ये। बाकी इनका जो है तो डिस्टेंट लोकेशन पे इसका एक्शन नहीं होता, जैसे कि अपने हार्मोन्स का एक्शन होता है। जो ऑटोकॉइड्स होते हैं उनको मल्टीपल टाइप ऑफ सेल जो होती हैं वो सिंथेसाइज कर लेती हैं हमारी बॉडी की, और ऑटोकॉइड्स के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि वो अपने हार्मोन तरीके से भी ऐड कर सकते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर तरीके से ऐड करते हैं, ये केमिकल मीडिएटर तरीके से ऐड करते हैं। जबकि जो अपने हार्मोन्स होते हैं उनका जो एक्शन होता है वो डिस्टेंट लोकेशंस पे होता है, और वो पर्टिकुलरली एंडोक्राइन फंक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि ऑटोकॉइड्स का क्लासिफिकेशन क्या है, यानी कि हम ऑटोकॉइड्स को किन किन पार्ट्स में पढ़ते हैं। तो ऑटोकॉइड्स जो हैं वो तीन तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं। पहला है अमीनो डेरिवेटिव, दूसरा है लिपिड डेरिवेटिव, और तीसरा है हमारा पेप्टाइड डेरिवेटिव्स। अमीनो डेरिवेटिव्स ऐसे ऑटोकॉइड्स जिनमें अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है वो होता है अमीनो डेरिवेटिव्स। लिपिड डेरिवेटिव यानी कि वो लिपिड से बने होंगे, और पेप्टाइड डेरिवेटिव यानी कि उनमें प्रोटीन चेन्स होंगी, यानी पेप्टाइड चेन्स होंगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अमीनो डेरिवेटिव वाले ऑटोकॉइड्स से। तो अमीनो डेरिवेटिव वाले जो ऑटोकॉइड्स हैं उनमें दो टाइप के हमें पढ़ने हैं। पहला है हिस्टामिन, दूसरा है सेरोटोनिन। हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो है तो वो एक प्रकार के अमीनो डेरिवेटिव ऑटोकॉइड्स हैं, यानी कि इनमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। जो अपना सेरोटोनिन है उसका दूसरा नाम इंट्रामीन है, क्योंकि इंट्रा से समझ में आता है कि कहीं ना कहीं स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ये जो है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स जो होती हैं वहां पे ये रिलीज होता है। अब चलिए देखते हैं लिपिड डेरिवेटिव वाले ऑटोकॉइड्स की। लिपिड डेरिवेटिव्स के अंदर हमें तीन टाइप के ऑटोकॉइड्स पढ़ने हैं। पहला है प्रोस्टाग्लैंडिन, दूसरा है ल्यूकोट्राइन्स, और तीसरा है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स को तो हम लोग फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, और जो अपना प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है उसको हम लोग पैथोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। अब लास्ट में आइए हम बात कर लेते हैं पेप्टाइड डेरिवेटिव वाले ऑटोकॉइड्स की। तो पेप्टाइड डेरिवेटिव वाले ऑटोकॉइड्स के अंदर हमारी मेन कैटेगरी है वेजो एक्टिव पेप्टाइड्स की। वेजो एक्टिव पेप्टाइड्स के अंदर एंजियोटेंसिन, एंडोथेलिन्स या फिर वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं। और वेजो एक्टिव पेप्टाइड्स के बारे में हम लोग सीरीज के अंदर पढ़ेंगे, यानी कि मेनली हमें इस चैप्टर के अंदर किन किन टॉपिक से फोकस करना है वो हमारा रहेगा हिस्टामिन, दूसरा है सेरोटोनिन, तीसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन, और चौथा है ल्यूकोट्राइन्स। मेनली हमें इन्हीं चार टॉपिक्स पे फोकस करना है। बाकी अदर जो टॉपिक्स हैं जैसे कि अपना प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर और वेजो एक्टिव पेप्टाइड्स, उनको हम लोग अदर सब्जेक्ट्स के अंदर या फिर अदर टॉपिक्स के अंदर कवर करेंगे। अब आइए हम लोग इस वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा हिस्टामिन और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। अगर हिस्टामिन की मैं बात करूं तो हिस्टामिन जो वर्ड है उसके वर्ड से समझ में आता है कि कहीं ना कहीं टिश्यू से डिराइव्ड होगा, और अमीन से समझ में आता है कि इसमें अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हिस्टामिन है वो कहीं ना कहीं टिश्यू से डिराइव्ड है और उसमें अमीन ग्रुप प्रेजेंट है। जो हिस्टामिन है वो मास्ट सेल से रिलीज होता है, और मास्ट सेल से दो केमिकल रिलीज होते हैं। पहला हिस्टामिन, दूसरा हिपेरिन। अब हम लोग हिस्टामिन के बारे में पहले उसका सिंथेसिस पढ़ेंगे, फिर उसके रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं उसको पढ़ेंगे, और उन रिसेप्टर्स की लोकेशन क्या है उसके बारे में देखेंगे हम लोग, और फिर लास्ट में हम लोग हिस्टामिनिक और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हिस्टामिन का जो अपना सिंथेसिस कैसे होता है। जो हिस्टामिन है उसका सिंथेसिस एक अमीनो एसिड से होता है, हिस्टिडीन। हिस्टिडीन के अंदर जब डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम ऐड करता है तब वो कन्वर्ट हो जाता है हिस्टामिन के अंदर। अब अगर हिस्टामिन के मेटाबॉलिज्म की मैं बात करूं तो ऑक्सीडेशन और मेथाइलेशन प्रोसेस के थ्रू ये मेटाबोलाइज होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके रिसेप्टर कौन कौन से हैं। तो हिस्टामिन के जो है तो चार टाइप के रिसेप्टर्स हैं, H1, H2, H3 और H4, यानी कि H1 से लेके H4 तक जो रिसेप्टर्स हैं वो हिस्टामिन के हैं।
अब हम डिस्कस करेंगे हर एक रिसेप्टर्स के बारे में। तो H1 रिसेप्टर जो होता है वो अपना है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, और ये जी अल्फा क्यू प्रोटीन जो है तो उस सिंथेसाइज करता है, जिस वजह से क्या होगा कि IP3 और DAG का लेवल बढ़ेगा। ये दोनों सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं। जब इनका सेकेंडरी मैसेंजर्स का लेवल बढ़ेगा तो कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स बढ़ेगा। जब कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स बढ़ेगा तो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब हम देख लेते हैं कि H1 रिसेप्टर्स को जो है तो लोकेशन क्या क्या है। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अलग अलग जगह कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट है, फिर उसके बाद हम उन लोकेशंस को एक ट्रिक से याद कर लेंगे ताकि आप लोगों को ये लंबे समय तक याद रहे। जो अपना H1 रिसेप्टर है वो स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ कहाँ की स्मूथ मसल्स में? ब्रोंकियोल्स की स्मूथ मसल्स पे, यूट्रस की स्मूथ मसल्स पे, स्मॉल इंटेस्टाइन की स्मूथ मसल। ब्रोंकियोल्स की स्मूथ मसल में जो H1 रिसेप्टर प्रेजेंट है, जब वो स्टिमुलेट होगा तो ब्रोंकियोस्पेज्म या फिर ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करवाएगा। यूट्रस के अंदर जब स्टिमुलेट होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा यूट्रस का, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब प्रेजेंट होगा तो पेरिस्टाल्सिस जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि पेरिस्टाल्सिस कॉज करवाएगा ये। दूसरी लोकेशन है ब्लड वेसल्स पे। ब्लड वेसल्स पे जो अपने H1 रिसेप्टर होते हैं जब वो स्टिमुलेट होंगे तो उसमें जो है तो ब्लड वेसल्स पे जो एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो NOS एंजाइम सिक्रीट करेंगी, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस एंजाइम सिक्रीट करेंगी, जिस वजह से क्या होगा अपना नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है उसका जो एक्शन है वो वेसोडाइलेटर एक्शन है, यानी कि वो वेसोडाइलेशन कॉज करेगा। लेकिन जो ये वेसोडाइलेशन कॉज करता है वो उसका जो एक्शन होता है शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और इफेक्ट भी जो है तो वो कम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि जो इसका एक्शन है वो ब्रीफ है। अब तीसरी लोकेशन की मैं बात करूं अगर, तो इसके तीसरी लोकेशन है एड्रिनल मेडुला। जब एड्रिनल मेडुला पे प्रेजेंट H1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो एड्रिनल इन नॉन एड्रिनल का रिलीज बढ़ जाएगा, यानी कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अब चौथी लोकेशन जो है अपनी नर्व एंडिंग्स पे अपने H1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और जब नर्व एंडिंग्स पे H1 रिसेप्टर प्रेजेंट है वो जब स्टिमुलेट होंगे तो एसिटाइल कोलिन और नॉन एड्रिनलिन का रिलीज बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा अपने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और लास्ट लोकेशन है हमारी H1 रिसेप्टर्स की, वो है CNS। जब CNS पे प्रेजेंट H1 रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो उस वजह से क्या होगा कि अपने CNS के सेंटर्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि ये स्टिमुलेटरी एक्शन शो कर रहा है। जब ये CNS के सेंटर स्टिमुलेट होंगे तो जो CNS में प्रेजेंट RAS यानी कि अपना रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सेंटर जो है, जब वो एक्टिवेट होगा तो वो हमारे क्या होगा हमारे स्लीप को कम कर देगा, यानी कि हमें अवेक रखता है, ये हमें जगा के रखता है। और CNS के अंदर जो अपने सेटाइटी सेंटर्स होते हैं, सेटाइटी सेंटर भी जब स्टिमुलेट हो जाएंगे, यानी जब सेटाइटी सेंटर भी एक्टिवेट हो जाएंगे तो हमें भूख नहीं लगेगी। यानी अब H1 रिसेप्टर की इन लोकेशंस को हम लोग एक ट्रिक से याद करेंगे, और वो ट्रिक है हमारी एक मेडिकल कॉलेज के नाम पे। MP के अंदर जबलपुर पे एक मेडिकल कॉलेज है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, यानी कि NSCB मेडिकल कॉलेज, और वो एक काफी अच्छा मेडिकल कॉलेज है, इसलिए मैं बोलता हूँ उसके बारे में। NSCB जो है तो A1 कॉलेज है, यानी कि N से हम लोग याद कर सकते हैं नर्व एंडिंग्स में प्रेजेंट है, S से याद कर सकते हैं कि स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट है, C से याद कर सकते हैं कि CNS में प्रेजेंट है, B से याद करेंगे हम लोग ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, और A से याद करेंगे कि एड्रिनल मेडुला में भी प्रेजेंट है, और 1 से याद कर लेंगे हम लोग कि ये H1 रिसेप्टर्स की ट्रिक है। अब H1 रिसेप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब आइए हम डिस्कस कर लेते हैं H2 रिसेप्टर्स के बारे में। जो H2 रिसेप्टर है वो भी एक प्रकार का जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, और जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है और वो जी अल्फा एस प्रोटीन सिक्रीट करता है, जिस वजह से साइक्लिक एमपी का लेवल बढ़ता है। और हम जानते हैं अपने एएनएस के नॉलेज से कि जब साइक्लिक एमपी का लेवल बढ़ता है तो स्मूथ मसल्स में रिलैक्सेशन होता है और कार्डियक मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अपने H2 रिसेप्टर्स की क्या क्या लोकेशंस हैं। तो H2 रिसेप्टर को लोकेशन को याद करने के लिए हम लोग एक ट्रिक से याद करेंगे, उस ट्रिक को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन है क्या क्या। तो पहला हम याद करेंगे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं ये। अब ब्लड वेसल्स के अंदर ये प्रेजेंट है, यानी ब्लड वेसल्स में स्मूथ मसल्स है, और ब्लड वेसल में स्मूथ मसल है, और जब H2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो साइक्लिक एमपी का लेवल बढ़ता है, और जब साइक्लिक एमपी का लेवल बढ़ता है तो स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन होता है, यानी कि जो अपने ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट स्मूथ मसल्स हैं उनका रिलैक्सेशन होगा। जब रिलैक्सेशन होगा तो वेजोडाइलेशन होगा, और जो H2 रिसेप्टर्स के एक्टिवेशन की वजह से वेजोडाइलेशन होता है उसका जो एक्शन है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है,
और बल्कि जो अपना H1 रिसेप्टर है उसकी वजह से जो एक्शन होता है वेजोडाइलेशन वाला वो कम समय के लिए होता है। अब दूसरी लोकेशन जो है अपने H2 रिसेप्टर की वो है हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर जो H2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो ये हार्ट में एक्टिविटी बढ़ा देते हैं, यानी कि हार्ट को स्टिमुलेट कर देते हैं, जिस वजह से क्या होगा अपना हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। और तीसरी लोकेशन है अपने H2 रिसेप्टर की GIT। GIT में जो पैराइटल सेल्स हैं वहां पे अपने H2 रिसेप्टर्स भर भर के प्रेजेंट होते हैं। पैराइटल सेल्स में प्रेजेंट H2 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होंगे तो साइक्लिक एमपी का लेवल इंक्रीज होगा, क्योंकि H2 रिसेप्टर जो होते हैं वो स्टिमुलेटरी होते हैं। जब साइक्लिक एमपी का लेवल इंक्रीज होगा तो H+ K+ ATPase पंप की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी कि अपने जो प्रोटॉन पंप है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। और जब प्रोटॉन पंप की एक्टिविटी बढ़ती है तो H+ का रिलीज बढ़ जाता है। जब H+ का रिलीज बढ़ता है तो क्या होता है, एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, यानी कि अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूं कि इंक्रीज रिलीज ऑफ एसिड हो जाता है, यानी कि एसिड का रिलीज बढ़ जाता है। तो यानी कि ये क्या कॉज कराएगा, पेप्टिक अल्सर डिसीज भी कॉज करवा सकता है। इसीलिए तो हम लोग H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं पेप्टिक अल्सर डिसीज के ट्रीटमेंट के अंदर, जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे GIT वाले टॉपिक के अंदर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग कैसे याद करेंगे इन लोकेशंस को बाय ट्रिक से। तो हम लोग एक ट्रिक बना रखे हैं बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया 2, यानी कि हमारे पास 2 पेशेंट थे बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के, तो मैं दूसरे नंबर वाले पेशेंट को बुला रहा हूं बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया 2, यानी कि BPS2। तो BPS2 H2 से समझ में आता है कि H2 रिसेप्टर की ट्रिक है, और B से समझ में आता है कि ब्लड वेसल्स में इसका लोकेशन है, P से समझ में आता है कि पैराइटल सेल्स में इसकी लोकेशन है, यानी कि जो अपने GIT के अंदर पैराइटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर अपने H2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। और H से समझ में आता है कि हार्ट के अंदर इसकी लोकेशन है, यानी हार्ट में भी अपने H2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहां तक बात हुई हमारी H1 और H2 रिसेप्टर्स के लोकेशंस और उसके एक्शन के बारे में। अब आइए हम बात कर लेते हैं H3 रिसेप्टर्स के बारे में। जो अपना H3 रिसेप्टर्स है वो प्री सिनेप्टिकली प्रेजेंट होता है, और हम ANS के अंदर ये डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जो अपना प्री सिनेप्टिकली प्रेजेंट रिसेप्टर्स होते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर जो होते हैं वो इनहिबिटरी नेचर के होते हैं। इनहिबिटरी नेचर के हैं, यानी कि वो साइक्लिक एमपी के लेवल को कम करेंगे। तो जो अपना H3 रिसेप्टर है वो भी एक प्रकार का G प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, और वो G-alpha-I प्रोटीन सिक्रेट करता है, और वो साइक्लिक एमपी के लेवल को कम करता है, यानी कि वो इनहिबिटरी रिसेप्टर है। जो अपने H3 रिसेप्टर्स हैं उसकी लोकेशन को याद करने के लिए हमें ज्यादा किसी खास ट्रिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लोकेशन बहुत कम है। एक है CNS, दूसरा है ANS, तो उसको हम लोग याद कर सकते हैं CA से। जब CNS के अंदर प्रेजेंट H3 रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो वो इनहिबिटरी एक्शन कॉज करेगा। इनहिबिटरी एक्शन कॉज करेगा यानी कि CNS सेंटर इनहिबिट होंगे, यानी कि अपना RAS यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सेंटर जो है वो इनहिबिट होगा, यानी और साथ में एसिटाइलकोलिन और नॉर एड्रेनालिन का जो है रिलीज भी कम हो जाएगा। जब CNS सेंटर इनहिबिट होगा तो हमें सेडेशन, ड्राउजीनेस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और जब ANS के अंदर प्रेजेंट H3 रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो वो इनहिबिटरी एक्शन कॉज करने की वजह से एसिटाइलकोलिन और नॉन एड्रेनालिन का जो रिलीज है वो कम कर देगा। अब हम बात कर लेते हैं H4 रिसेप्टर्स के बारे में। तो जो अपना H4 रिसेप्टर्स है उसके बारे में ज्यादा अभी डेटा अपने पास नहीं है। जो H4 रिसेप्टर है उसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो उसकी केवल एक ही लोकेशन है ब्लड सेल्स के अंदर, यानी कि जो अपना WBC है, प्लेटलेट्स है, उस पे ये प्रेजेंट होते हैं H4 रिसेप्टर्स। और इसका जो फंक्शन है वो कीमोटैक्सिस है, यानी कि ये कीमोटैक्सिस के अंदर हेल्प करते हैं। अब आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन, यानी कि हिस्टामिन का हमारी बॉडी के अंदर कहां कहां पे रोल है। तो सबसे पहला रोल है हिस्टामिन का एलर्जी के अंदर या फिर एनाफिलैक्सिस के अंदर। एलर्जी जब सीवियर हो जाती है तो वो एनाफिलैक्सिस कॉज करती है। एलर्जी या फिर एनाफिलैक्सिस के अंदर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलती है, जिस वजह से क्या होता है कि इम्यूनोग्लोबिन ई का लेवल इंक्रीज होता है, और इम्यूनोग्लोबिन ई जब मास्ट सेल पे ऐड करती हैं तो हिस्टामिन रिलीज बढ़ जाता है। हिस्टामिन जब रिलीज होगा जिस वजह से ब्रोंकोस्पैज्म होगा, वेजोडाइलेशन होगा, और अपने एफरेंट नर्व्स की जो एंडिंग्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, जिस वजह से पेन सेंसेशन होगा, इचिंग होगी, और सीएनएस सेंटर एक्टिवेट होंगे, हार्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी जिससे हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ब्रोंकोस्पैज्म होने की मेन वजह यह है कि जब हिस्टामिन जो है तो H1 रिसेप्टर्स स्मूथ मसल्स पे प्रेजेंट जो होते हैं उन पे जब ऐड करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, जिस वजह से ब्रोंकोस्पैज्म होता है।
और वेजोडाइलेशन होने की मेन वजह ये है कि जब H2 रिसेप्टर्स पे जब ऐड करेगा तो साइक्लिक एमपी का लेवल जो है तो बढ़ जाएगा, और जब साइक्लिक एमपी का लेवल बढ़ेगा तो ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट स्मूथ मसल जो है वो रिलैक्स कर जाएंगी, जिस वजह से क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगा। हिस्टामिन का दूसरा रोल है इन्फ्लेमेशन के अंदर। इन्फ्लेमेशन में जो अपनी वस्कुलर परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और हिस्टामिन जो होता है उसी में हेल्प करता है। अब आइए देखते हैं कैसे हेल्प करता है हिस्टामिन वस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो जो अपनी ब्लड वेसल्स हैं उसमें एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं और साथ ही साथ उसमें जो है तो ब्लड फ्लो होता रहता है, और ब्लड का एक कंपोनेंट है WBC, और WBC पे क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटीग्रिन्स। इंटीग्रिन्स कौन कौन से, अल्फा और बीटा इंटीग्रिन्स। और जो अपने एंडोथेलियल सेल्स हैं उस पर पी सेलेक्टेंस प्रेजेंट होता है। जो अपना हिस्टामिन होता है वो इन्हीं दोनों के इंटरेक्शन में हेल्प करता है, यानी कि इन दोनों को कांटेक्ट में लाता है, और इन दोनों के कांटेक्ट में आने की वजह से ही वस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है। और जब वस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, एक्स्ट्रा वेरिएशन ऑफ फ्लूइड हो जाएगा। और जो अपना हिस्टामिन है वो इसी प्रोसेस को प्रमोट करता है, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि इन्फ्लेमेशन में इसका रोल है हिस्टामिन का। अब तीसरा पैथोफिजियोलॉजिकल रोल है हिस्टामिन का पेप्टिक अल्सर डिसीज के अंदर। पेप्टिक अल्सर डिसीज के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो अपना एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाता है, और एसिड का सिक्रेशन बढ़ने का मेन रीजन ये होता है कि जो अपने पेराइटल सेल्स पे प्रेजेंट H2 रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे, और उनके स्टिमुलेशन से क्या होगा, साइक्लिक एमपी का लेवल बढ़ेगा। जब साइक्लिक एमपी का लेवल बढ़ता है तो वो अपने प्रोटॉन पंप की एक्टिविटी बढ़ा देते हैं, जिस वजह से H+ का सिक्रेशन बढ़ जाता है और एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। और जब एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो पेप्टिक अल्सर डिसीज कॉज करता है। इस वजह से हम लोग जो अपना पेप्टिक अल्सर डिसीज है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का यूज करते हैं, यानी H2RA का यूज करते हैं हम लोग। हिस्टामिन का नेक्स्ट रोल है इंसोम्निया के अंदर, यानी कि हिस्टामिन जो है वो सीएनएस सेंटर को स्टिमुलेट करता है। सीएनएस में प्रेजेंट H1 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होंगे तो सीएनएस सेंटर स्टिमुलेट होगा, यानी कि जो अपना रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सेंटर स्टिमुलेट होगा, जो कि हमें जगा के रखता है, यानी कि ये हमें अवेक रखता है, जिस वजह से इंसोम्निया देखने को मिलता है, यानी कि नींद नहीं आती है जब अपना सीएनएस सेंटर स्टिमुलेट होगा H1 रिसेप्टर के एक्टिवेशन की वजह से। अब लास्ट पे आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हिस्टामिनिक ड्रग कौन से हैं और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग कौन से हैं। तो हिस्टामिनिक ड्रग्स यानी कि हिस्टामिन एनालॉग्स, उसमें हमें पढ़ना है बीटा हिस्टिन। बीटा हिस्टिन जो है वो मीनियर्स डिसीज के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। मीनियर्स डिसीज के अंदर एंडोलिम्फ का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और जो अपना बीटा हिस्टिन है वो अपना एंडोलिम्फ है उसका आउटफ्लो बढ़ा देता है, और एंडोलिम्फ का लेवल इंक्रीज होने की वजह से जो अपना ईयर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ईयर में रिंगिंग सेंसेशन देखने को मिलते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि अनकंफर्टेबल वाला कंडीशन आ जाती है। उसको ठीक करने के लिए हम लोग बीटा हिस्टिन देते हैं, और जो बीटा हिस्टिन है वो H1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। H1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होने की वजह से वेजोडाइलेशन होगा, परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है इंटरनल ईयर के अंदर, जिस वजह से जो अपना एंडोलिम्फ है उसका आउटफ्लो बढ़ जाता है और लेबरिन का एक्टिवेशन कम हो जाता है। जब लेबरिन का एक्टिवेशन कम होगा तो जो अपना ईयर रिंगिंग है वो कम हो जाएगी। अब आइए हम बात कर लेते हैं हिस्टामिनिक एंटागोनिस्ट के बारे में, यानी कि एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के बारे में। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग को हम लोग फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाई किए हैं। पहला है ओल्ड या कन्वेंशनल, और दूसरा है अपना न्यू एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। उसको हम लोग बोलते हैं जनरेशन 1 ओल्ड वाले को, और जनरेशन 2 बोलते हैं हम लोग न्यू वाले एंटी हिस्टामिनिक ड्रग को। जनरेशन 1 जो है उनका एक्शन जो है तो सीएनएस के अंदर देखने को मिलता है, जबकि जनरेशन 2 वाले जो ड्रग्स हैं उनका सीएनएस के अंदर कोई एक्शन नहीं देखने को मिलता है, या फिर अगर थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिलता भी है तो वो नेग्लिजिबल रहता है। जब ये सीएनएस पे एक्शन शो करेंगे, यानी कि एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, यानी कि सीएनएस पे जो अपने H1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं उनको ब्लॉक करेंगे ये, यानी कि H1 इनहिबिटर है ये, तो जिस वजह से क्या होगा, सीएनएस की एक्टिविटी सप्रेस होगी, जिससे क्या होगा, सेडेशन ड्राउजीनेस वाले सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जो अपना जनरेशन 1 है उसके पास एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होती है, जिस वजह से सिक्रीशन जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, जबकि जो अपना जनरेशन 2 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है उसके पास कोई एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी नहीं होती, तो इसका सिक्रीशन से कोई रोल नहीं होता। जो अपने जनरेशन 1 वाले एंटी हिस्टामिनिक ड्रग हैं वो प्रूराइटिस को ट्रीट कर लेते हैं एफिशिएंटली, लेकिन जो अपने न्यू वाले जो हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग वो उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं प्रूराइटिस को। जो जनरेशन 1 है उनका जो है तो एक्शन शॉर्ट ड्यूरेशन वाला था, और जो अपना जनरेशन 2 वाला है वो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स हैं। तो मैं अगर समराइज करूं
जो अपने सीएनएस के अंदर एक्शन होता है ओल्ड वाले का, सीएनएस के अंदर एक्शन होगा ओल्ड वाले का, तो जिस वजह से सेडेशन, ड्राउजीनेस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं ओल्ड वाले, प्रोलैक्टिस को एफिशिएंटली कंट्रोल करते हैं ओल्ड वाले, और जो अपने ओल्ड वाले हैं उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम होता है। जबकि अगर न्यू वाले की बात करूं तो जनरेशन 2 में जो है तो अपना इसका सीएनएस के अंदर एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, इसकी एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी भी नहीं रहेगी, ये प्रोलैक्टिस को भी उतना कंट्रोल नहीं करेंगे, और जो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अब आइए देख लेते हैं जनरेशन 1 और जनरेशन 2 के अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। जो जनरेशन 1 के ड्रग्स हैं उसको हम लोग इसके सीएनएस के अंदर एक्शन शो करने की वजह से उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। क्योंकि ये सीएनएस में सेडेटिव एक्शन शो करता है, इसलिए हम लोग इसको हाईली सेडेटिव, मीडियम सेडेटिव और लो सेडेटिव ड्रग्स के अंदर डिवाइड किए हैं। हाईली सेडेटिव ड्रग के अंदर हमें पढ़ना है डाइफेनहाइड्रामिन और डाइमेनहाइड्रामिन। मीडियम सेडेटिव के अंदर हमारे पास 3 ड्रग आते हैं, सिप्रोहेप्टेडिन, सिनारेजिन और मैक्लीजिन। लो सेडेशन के अंदर हमारे पास मिलेगा क्लोरफेनेरामिन और डेक्सक्लोरफेनेरामिन। वहीं अगर मैं बात करूं जनरेशन 2 के बारे में, तो जनरेशन 2 के अंदर कोई स्पेसिफिक फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, इस पे हम लोग डायरेक्टली कुछ ड्रग्स हैं उनको पढ़ेंगे। पहला है सिट्राजिन, दूसरा है लेवोसिट्राजिन, फिर है हमारा फेक्सोफेनाडिन, लोरेटिडिन, डेसलोरेटिडिन और लास्ट में है हमारा इवेस्टिन। तो ये रही ये बात हमारी हिस्टामिन और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या? इस वीडियो में हम लोग ने देखा ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं, उनका एक्शन कैसे होता है और ऑटोकॉइड्स का क्लासिफिकेशन क्या है। फिर हम लोगों ने अमीनो डेरिवेटिव वाले ऑटोकॉइड्स की स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने हिस्टामिन और एंटी हिस्टामिन ड्रग के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सेरोटोनिन के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो। इस चैनल के अंदर जो अपना एएनएस है उसको भी कंप्लीट कर दिया गया है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। और ऑटोकॉइड्स जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब मैं ऑटोकॉइड्स को जो है तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूंगा, इसके बाद मैं रेस्पिरेटरी की तरफ बढ़ूंगा। तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने जो कॉलेज के ग्रुप्स होते हैं, अपने टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, उस पर शेयर करें, ताकि ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।